दिग्पाल के पास उसका आदमी देवेन का मैसेज लेकर आया था कि उसे किसी मदद की जरूरत थी। अपने आदमी की ओर देखते हुए दिग्पाल ने सिगार की ऐश गिराई और फिर उससे नजरें हटाते हुए कहा, डीके कॉर्पोरेशन को भला मुझसे क्या मदद चाहिए? सर, वो तो देवेन कुमार ने बताया नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि कुछ अर्जेंट है। दिग्पाल ने ना करते हुए सिर हिलाया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। वैसे भी उसकी आधी से ज्यादा कंपनी तो टाइगर की है। उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी सांस लेकर दिग्पाल से कहा, पर सर, टाइगर की कंपनी है और हमसे मदद मांग रहा है। हम इसका फायदा उठाकर उससे टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अपने आदमी का सजेशन सुनते ही दिग्पाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी सिगार नीचे रखते हुए कहा, तूने दिमाग अच्छा लगाया है, लेकिन ये मत भूल वो मदद मांगने सामने से आया है। हो सकता है हम जहां टाइगर की इंफॉर्मेशन निकालने की सोच रहे हो, वही टाइगर उससे इस तरह मदद के बहाने हमें नुकसान पहुंचाने भेज रहा हो। जी सर, उस आदमी ने अपना सिर झुकाकर कहा। वैसे भी टाइगर के खुद के ग्रुप के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस टीके वाले के पास कहां से होगी? ये तो खुद ही अपने आप में एक मामूली कंपनी चला रहा है बस। दिग्पाल की बात सुनकर उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। उसे जाते देख दिग्पाल ने फिर से अपनी सिगार उठा ली। दूसरी ओर देवेन अभी भी दिग्पाल के ऑफिस से फोन आने का इंतजार कर रहा था। पिछले कई दिनों से टेंशन में उसने बाहर आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो इतना तनाव में था कि उसने वैभवी को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया था। वैभवी को भी उसका ये अचानक बदलता बर्ताव अजीब लग रहा था, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर आ गई थी। उसने देखा कि देवेन अभी भी किसी से फोन पर लगा हुआ था। प्लीज सर प्लीज चिराग सर, थोड़ी और मदद हो जाती तो। अभी मेरे भी हाथ टाइट है देवेन, सॉरी। ये कहते हुए ही चिराग ने फोन रख दिया। देवेन को महसूस हो गया था कि उसके अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब ना तो कोई उसकी मदद करने वाला था और ना ही फिक्र। इसी वक्त उसने धीरे से दरवाजा खुलते वैभवी को अंदर आते देखा। देवेन? वैभवी को देखते ही देवेन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वैभवी, तुम यहाँ अचानक? वैभवी उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या प्रॉब्लम है देवेन? आज भी सैटरडे है, लेकिन तुम घर में ही बैठे हो। तुम ही तो कहते थे कि वीकेंड्स होते ही है पार्टी करने के लिए, तो फिर अब क्या हुआ? तुम मुझे भी कई दिनों से इग्नोर कर रहे हो, आखिर बात क्या है? वैभवी की शिकायतें सुनते ही देवेन भी सिर लटकाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ नहीं, सब ठीक है, बस काम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन चिंता मत करो, उसी को ठीक करने में लगा हूं, हो जाएगी जल्दी। वैभवी को महसूस हुआ कि देवेन अब भी कोई बात छिपा रहा है, इसलिए उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। देवेन उसके हाव भाव समझ गया और उसने फिर जैसे तैसे मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे अभी हम मूवी देखने चल सकते हैं, बट जल्दी वापस आना पड़ेगा, रात को एक और मीटिंग है। वैभवी की आंखों में फिर से थोड़ी चमक आ गई। बीच मूवी में से उठकर जाएंगे तो अजीब लगेगा, लेट्स गो टू क्लब इंस्टेड, क्या कहते हो? देवेन ने एक पल सोचकर हामी में सिर हिलाया, जिससे वैभवी और भी खुश हो गई। नाइस, मैं अभी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हैं? कपड़े चेंज करने फिर से घर जाओगी? देवेन ने कंफ्यूज होकर पूछा। वैभवी उसके पास आई और उसकी नाक पर उंगली फेरते हुए बोली, तुम भूल गए क्यों ड्रेसेस को जो तुमने मुझे दिलाई थी और फिर यही अपने घर पर रख ली थी, ये सोचकर कि कभी हम एक साथ रात गुजारेंगे। अरे हाँ, वो भी है, देवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। वो फिलहाल वैभवी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वैभवी को भी देवेन के करीब आकर उसके सिर पर पसीना आते दिखाई दिया, जिससे वो बोल पड़ी, क्या बात है देवेन, पक्का सब कुछ ठीक है ना? देवेन ने एक पल के लिए उसकी ओर नजर उठाकर नकली मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। आज पहली बार उसने महसूस किया कि एक मुस्कान के पीछे कितना दर्द और कितनी परेशानियां छिपाई जा सकती थी। लगभग आधी रात होने को आई। अभिनव अकरम के रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलने लगा था। इसी वक्त उसके सामने एक काली गाड़ी आकर खड़ी हो गई। अभिनव को समझ आ गया था कि वो गाड़ी किसकी थी, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। बस
आप ठीक तो हो ना? डॉन ने हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने जवाब में सिर हिलाया और फिर अपना सवाल किया, तुम मुझसे अभी क्यों मिलने आए हो? डॉन ने गाड़ी मेन रोड से आगे बढ़ाकर एक गली में लगा ली और फिर अभिनव की ओर देखकर कहा, आज शाम को जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगने आया हूँ बॉस। मुझे माँ कसम पता नहीं था कि वो सनी अपने जिस जीजा की बात कर रहा था वो आप थे। अभिनव ने भी उसकी ओर देखकर सिर हिलाते हुए कहा, कोई नहीं, होता है। और कुछ? अभिनव के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो जल्द से जल्द घर लौटकर सोना चाहता था। डॉन को महसूस हुआ कि अब उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन उसके मन में अब भी एक और बात थी। सॉरी बॉस, लेकिन बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप सच में अनन्या सिंह के हस्बैंड हो? डॉन का सवाल सुनते ही अभिनव के माथे पर बल आ गए और उसने कहा, क्या बात है डॉन, तुम साफ साफ बात क्यों नहीं कर रहे हो? डॉन ने अभिनव से नजरें हटाकर सांस छोड़ी और फिर धीरे से कहा, मैं छोटा आदमी हूँ बॉस, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद आपको उस सनी के बारे में सब कुछ पता नहीं है। अभिनव का गुस्सा अब बढ़ने लगा। तुम कब से बातें घुमा रहे हो? जो बोलना है वो बोलो ना। अभिनव की ऊंची आवाज सुनकर डॉन बुरी तरह से घबरा गया और उसने कांपते हुए कहा, वो सनी एक बार मुझे बता रहा था कि उसने अपनी बहन की शादी आपसे कैसे करवाई। डॉन ने डरते हुए अभिनव की ओर देखकर कहा, उसने आपको नशे की हालत में फुटपाथ से उठाया और फिर किसी होटल ले जाकर अनन्या के बेड पर सुला दिया। क्या? अभिनव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तू जो बोल रहा है वो सच है? बिल्कुल सच है बॉस, डॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। सनी पिछले 3 महीनों से मेरे कांटेक्ट में है। भले ही मैं आपके सामने चीटी हूँ बॉस, लेकिन पूरे एनसीआर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं की मुझसे झूठ बोले। और तो और सनी ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट भी किया था कि अगर मैं उसकी मदद करने के लिए हरदम तैयार रहूंगा तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए देगा। अभिनव ने उसी वक्त उसे जोर का थप्पड़ लगा दिया, जिससे डॉन अंदर तक जूझ गया। साले, तू टाइगर का आदमी होकर इस तरह बाहर बिकता है। सॉरी बॉस, बहुत सारा सॉरी, पर वो सनी ने ऑफर ही ऐसा दिया, मैं भी भटक गया था। बोल रहा था कि एक बार कंपनी उसके नाम हो जाएगी तो मेरी भी लाइफ के 4 चांद लगा देगा। डॉन ने हाथ जोड़कर ठिठुरते हुए कहा। अभिनव अभी भी उसकी ओर गुस्से से घूरे जा रहा था। हालांकि उसका गुस्सा डॉन को लेकर नहीं बल्कि सनी को लेकर था। सनी के इस खुलासे को सुनकर वो अभी भी शॉक था। तो सनी ने तुझे बताया कि अनन्या और मेरे बीच अभी जो भी हो रहा है वो उसका प्लान था, तो फिर उसने तुझे ये भी बताया होगा कि उसने ये प्लान क्यों बनाया था। जी बॉस, वो बोल रहा था कि ऐसा करने से हरदेव सिंह अपनी पोती से नफरत करने लगेगा और कंपनी उसके नाम न करके सनी के नाम कर देगा। डॉन के मुंह से एक और खुलासा सुनकर अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर उस दिन को याद किया तो उसे सिर्फ इतना ही याद आ रहा था कि वैभवी के पार्टी से निकलकर वो नशे की हालत में किसी फुटपाथ पर जरूर बैठा था। उसने पहले कई बार ये याद करने की कोशिश की कि वो अनन्या के बेड पर कब और कैसे पहुंच गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ पाया था। और अब जाकर ही उसे ये समझ भी आ गया था कि वो क्यों कुछ याद नहीं कर पा रहा था। अगर इस सब के पीछे सनी का हाथ था तो अभिनव ने भी अब ठान लिया था कि सनी अपने किए का खामियाजा भी भुगते। उसने अपने गुस्से को काबू करके एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतरते हुए कहा, ठीक है डॉन, अभी तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। अभिनव उतरकर अपनी गाड़ी की ओर चला गया। डॉन फिलहाल इतना डर गया था कि वो टाइगर से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अपनी गाड़ी तेजी से भगाकर अभिनव कुछ ही मिनटों में वापस घर पहुंच गया। उसने वहां देखा कि बर्थडे सेलिब्रेशन के ज्यादातर डेकोरेशन अब समेट दिए गए थे और सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। अभिनव भी सीधा जाकर अपने कमरे में घुस गया, जहां पर अनन्या अभी भी जागकर अपने चेहरे से मेकअप साफ कर रही थी। मुझे लगा नहीं था तुम आज रात वापस आओगी। सही बात है, लगता वैसे भी उन्हें ही है जो परवाह करते हैं। अभिनव का ताना सुनकर अनन्या उसकी ओर पलट गई और खींचते हुए बोल पड़ी, मुझे थी तुम्हारी परवाह। घंटों तक इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो डॉन फिर से तुम्हारे पीछे ना आ गया हो।
अभिनव ने गहरी सांस ली और एक पल अनन्या की ओर देखकर वो बेड पर जाकर बैठ गया। अनन्या भी फिर से पलट गई और शीशे में देखते हुए बोल पड़ी, पार्टी में इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी अभिनव? हर वक्त इंटरफेयर करते हो और फिर सबके लिए परेशानियां भी खड़ी कर देते हो। अनन्या की शिकायत सुनकर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया। फिर से बताना, तुम्हें मेरी परवाह थी या खुद की? ऑफ कोर्स खुद की। मुझे कंपनी में अपनी पोजीशन चाहिए एट ऑल कॉस्ट। मैं नहीं चाहती कि वो सनी सब कुछ छीन कर ले जाए, लेकिन जिस तरीके से आज तुमने दादाजी से बात की है ना, मुझे डर है कि वो कहीं सनी को ही कंपनी न दे डाले। अनन्या ने फ्रस्ट्रेट होकर शिकायत करी। सनी उसकी कंपनी हड़प लेगा, ये सोच सोच कर भी उसे कंपन होती थी। अभिनव ने एक फीकी मुस्कान निकाली और अनन्या की ओर देखते हुए कहा, तो तुम्हें इस चीज की परवाह है? कभी दिमाग लगाकर सोचा नहीं कि कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है? अनन्या ने भौहें ऊपर करके पूछा, कैसी गड़बड़? अभिनव ने फिर से उससे नजरें हटाकर सांस छोड़ते हुए कहा, उस रात तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ थी? तुम्हें अजीब नहीं लगा कि सुबह होते ही सनी अचानक तुम्हारे होटल के रूम में आ पहुंचा था? अभिनव के सवाल पर अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर वो भी कुछ समझ नहीं पाई। तुम क्या बोल रहे हो? सनी को पता था कि उस होटल में मेरा एक वीआईपी रूम हमेशा अवेलेबल रहता है, इसीलिए वो आ गया। इसमें अजीब क्या हुआ? अभिनव ने ना करते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम अब भी नहीं समझी। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दादाजी उसी समय क्यों आ गए थे रूम पर? सब कुछ एक ही टाइम पर कैसे हो गया था? बिना प्लानिंग के तो इतनी पंक्चुअलिटी पॉसिबल नहीं है ना? अभिनव अभी सनी का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहा था। वो चाहता था कि अनन्या एक बार खुद से उस पर शक करने की कोशिश करे। हालांकि अनन्या ने हार मानकर सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है, इसीलिए प्लीज चुप हो जाओ। और हाँ, अगली बार मेरे दादाजी की और कंपनी के बीच में मत आना। जो होगा वो मैं देख लूंगी। गॉट इट? अनन्या ने अभिनव से खींचते हुए कहा। ऑलराइट देन। अभिनव उठकर बाथरूम की ओर जाने लगा। बस एक बात और कहूंगा, तुम फिलहाल इतनी जल्दबाजी में हो कि फ्यूचर के बारे में भी सोच नहीं रही हो। अगर लड़कर झगड़कर एक बार को कंपनी में पोजीशन मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा वो दादा हरदेव आगे कुछ खेल नहीं खेलेगा? हो सकता है हरदेव सिंह जी तुम्हें शांत करने के लिए कुछ महीनों तक कंपनी तुम्हें दे दे और फिर वापस छीन कर सनी को दे डाले। अभिनव की बात सुनते ही अनन्या गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। अनन्या अभिनव के इस अनुमान पर अब क्या जवाब देने वाली थी? क्या उसे पता चल जाएगा कि उस रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके पीछे सनी का ही हाथ था? अगली सुबह सिंह परिवार डाइनिंग टेबल पर क्या चर्चा करने वाला था? क्या वो अभिनव को डाइनिंग टेबल पर बैठने देंगे या फिर उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।